हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी आपकी। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 45 डेज की हमारी क्लास चल रही है और ये क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने रखा गया है जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं कि क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में, जितने भी हमारी जो 45 डेज तक की जो क्लासेस होंगी, जो हमारी 45 डेज तक की जो क्लासेस होंगी बच्चों, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, आप सभी को पता है। तो जो क्लासेस होंगी, आप सभी को पता है कि एक 1 आवर की हमारी क्लास होती है या नहीं होती है कि सर बिल्कुल होती है। 1 घंटे की क्लास के अंदर आपको बहुत सारा कुछ मटेरियल दिया जाता है और वही टॉपिक्स दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और अच्छे से किसी भी क्लास को नहीं छोड़ना है, क्या पता किस क्लास से क्या फँस जाए। 100% आपको सिक्योर होके चलना है। देखो, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम अब टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं आपको, जितने भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सपोज़ दैट कि हर एक क्वेश्चन के अंदर एक टॉपिक जो है हमारा कवर हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है? कि सर बिल्कुल हो रहा है। अब सपोज़ दैट कि कोई टॉपिक आया, जैसे कि रीनल फेलियर का नाम लेता हूँ मैं, रीनल फेलियर हमारे पास आया। अब ये नहीं है कि रीनल फेलियर का कि हम पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे समझा पाएँ। क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं समझा सकते हैं आपको, क्योंकि 2-3 घंटे का लेक्चर होता है, तो उसको 1 घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर हम नहीं समझा सकते हैं। लेकिन जितनी भी कोशिश बनती है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं, हम उसको कोशिश करते हैं समझाने की। करते हैं, नहीं करते हैं? कि सर बिल्कुल करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आपको समझना है और उन टॉपिक्स को आपको एक ब्रीफली अपने नोट्स से पढ़ना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन आंसर्स करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि मैंने आपको जो टॉपिक्स बता रहे हैं, जो हम जिन-जिन टॉपिक्स से हम क्वेश्चन्स उठा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको भी अपने बेसिस पे रिवाइज़ करना है ताकि आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा हो सके, बहुत अच्छा हो सके। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यर्थ जाएँगी। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके चांसेस जो हैं 99% तक के बढ़ जाएँगे। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, इन क्लासेस को लेने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, जो बच्चा मेरे साथ-साथ चल रहा है ना, वो 100% ध्यान रखना सिलेक्शन की गारंटी रखता है। 100% सिलेक्शन की गारंटी रखता है कि सर आपने आज 8 से 10 क्वेश्चन करवाए हैं और 8 से 10 टॉपिक हमारे जो हैं वो आपने बता दिए हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन्स आने के चांसेस होते हैं। उन टॉपिक्स को हम बार-बार हमारे नोट से भी हम पढ़ लें। आगे बात समझ में? तो उन चीज़ों को आपको फ़ोकस करना है और उन्हीं उसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन समझना, आंसर करना, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे और आपको मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन का आंसर करना है समझ के। ए क्लाइंट हू हैज़ हैड एन एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, ठीक है? एओर्टिक एनेरिज्म का मतलब क्या होता है, उस बात का मतलब आपको पता होना चाहिए। एंड रिपेयर इन द फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब कि एक एओर्टिक एनेरिज्म का पेशेंट है जो कि फर्स्ट डे रिपेयर हुआ है, मतलब रिपेयर हुए 1 दिन हुआ है। सर्जरी हुए या रिपेयर हुए 1 दिन हुआ है। द नर्स परफॉर्म द नर्स परफॉर्म ए abdominal assessment, nurse perform a abdominal assessment and notes the absence of bowel sound, कि उसने क्या किया है, abdominal assessment किया है एंड नोट किया है कि एब्सेंस ऑफ बावल साउंड, बावल साउंड जो है वो कैसे हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं, कि जो पेशेंट के बावल साउंड्स हैं, बावल एक्टिविटीज हैं वो नहीं आ रही हैं। उसको जो हम कह सकते हैं बावल साउंड्स नहीं होंगे तो स्टूल पास नहीं करेगा पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उसको हो जाएगी। एंड द नर्स शुड, क्या करेगी नर्स, नर्स को क्या करना चाहिए, फीड द क्लाइंट, उसको फीड देनी चाहिए पेशेंट को। एंड कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, कि उसको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए कि पेशेंट के अंदर क्या नहीं आ रहे हैं, बावल साउंड्स नहीं आ रहे हैं। रिमूव द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, कि जो नाक में नली डली हुई है, एनजी ट्यूब डली हुई है, उसको निकाल दें, ठीक है? चौथा चौथा नंबर कह रहा है डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू एंड असेस द बावल साउंड, कि आपको सिर्फ क्या करना है, डॉक्यूमेंट कर देना है अपने नोट्स के अंदर कि बावल साउंड आर नॉट प्रेजेंट, तो और उसके आगे बढ़ जाना है। क्या आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है? देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूं कि एओर्टिक एनेरिज्म का मतलब क्या होता है, देखो एनेरिज्म, एओर्टिक का आपको भी पता है कि एओर्टा हमारे क्या होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी की ब्रांच होती है, हम कह सकते हैं, ठीक है? अब उसी की एक एओर्टिक एनेरिज्म का मतलब होता है, एनेरिज्म का मतलब होता है वीकनेस ऑफ द आर्टरी, मतलब वीकनेस हो जाना।
क्या हो जाना? वीकनेस हो जाना किस चीज की? आर्टरी का, उसको कहते हैं एनेरिज्म। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? तो एयोर्टिक एनेरिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है? वीकनेस, आयोटा की वीकनेस आपको देखने को मिलती है। आगे बात समझ में। तो रिपेयर जब हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि एक ही दिन हुआ है, रिपेयर हुआ है। जबकि आपको क्या देखने को मिलता है? देखो जनरली क्या होता है, जब भी हम एयोर्टिक एनेरिज्म को क्या करते हैं, जब भी हम एनेरिज्म को ट्रीट करते हैं, एयोर्टिक एनेरिज्म को ट्रीट करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है। जब भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है एयोर्टिक एनेरिज्म का, या ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उस पेशेंट के अंदर जो बावल साउंड्स होते हैं, उस पेशेंट के जो अंदर जो बावल साउंड्स होते हैं वो कितने दिन तक एब्सेंट होते हैं? बावल साउंड्स एब्सेंट कब तक होते हैं? 3 to 4 days, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। मतलब कि 3 to 4 डेज अगर बाउल साउंड एब्सेंट होंगे तो हमें क्या बोलना है कि दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसको हमें क्या करना है कि डॉक्टर को बताना है। अगर ये मोर देन 4 डेज अगर बाउल साउंड प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर, इन्फॉर्म द डॉक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? दो बातें समझ में आई आपको? ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया? देखो एयोर्टिक एनेरिज्म मैंने आपको बताया, वीकनेस ऑफ द आर्टरी, एयोर्टिक आर्टरी की वीकनेस हो जाना। जब वीकनेस देखने को मिलती है ना पेशेंट के अंदर, तो वीकनेस जब देखने को मिलती है तो उस चीज को रिपेयर किया जाता है। अब रिपेयर जब हम कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन तक बबल साउंड्स का होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, होंगे तो बहुत अच्छी बात। आगे बस, अगर 4 दिन के बाद भी इस पेशेंट को क्या नहीं होते हैं, बाउल साउंड प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्टूल पास नहीं करता है, फ्लैटस पास नहीं करता है पेशेंट, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि क्या होता है, जब भी हम आयोटिक एनेरिज्म को रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, वावल से भी मैनिपुलेट करते हैं। वॉवल मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, और जब भी कोई चीज मैनिपुलेट होती है तो उसके अंदर गड़बड़ी देखने को मिलती है या अल्टरेशंस देखने को मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? कि सर बिल्कुल मिलती है। ये कंडीशन समझ में आ गई? ये कंडीशन समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करना है एंड उसकी कंडीशन की तरफ आगे बढ़ना है। जिस भी बच्चे का फोर्थ आंसर है वो करेक्ट है। फीड हमें क्लाइंट को नहीं देनी है, ठीक है? कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको इमीडिएट भाग के उसको बताओ, ठीक है? और रिमूव एनी ट्यूब को भी रिमूव नहीं करना है। आगे बात समझ में, देयर इज नो नीड टू रिमूव द एनजी ट्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस चीज का ध्यान रखना है? देखें कि जब भी आपके पास एक कंडीशन के अंदर, देखो मैं एयोर्टिक एनेरिज्म की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, मैं आप सब कंडीशंस की बात कर रहा हूँ इस नोट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। कि आपके पास कोई पेशेंट होता है जिसके बावल साउंड एब्सेंट होते हैं इस कंडीशन के अंदर, ठीक है? तो उससे पोस्ट ऑपरेटिव आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या बनता है? पोस्ट ऑपरेटिव, देखो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आपका सिर्फ एक ही धर्म बनता है, एक ही कर्म बनता है कि आपको लगातार पेशेंट से पूछना है कि कहीं गैस तो पास आप नहीं कर रहे, या गैस पास हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है? इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर गैस पास पेशेंट की हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बावल साउंड्स प्रेजेंट है। आपको क्या करना है कि आप जो आपकी जो ऐसे आप एनएस से, या फिर हम कह सकते हैं आपकी गैस पास हो रही है नहीं हो रही, तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट से क्या पूछना है, अबाउट किसके बारे में पूछना है, अबाउट द पैसेज ऑफ फ्लैटस। फ्लैटस मतलब कि गैस के बारे में आपको पूछना है। कि कैसे पूछना है कि गैस पास हो रही है। अगर गैस पास होती है तो आपके क्या है, बावल साउंड्स प्रेजेंट है। बावल साउंड्स या बावल एक्टिविटीज क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि अगर आयोटिक एनेरिज्म का कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसके बावल साउंड प्रेजेंट नहीं होते हैं 3 से 4 दिन तक, इट्स नॉर्मल। अगर 3 से 4 दिन तक के बाद नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, ठीक है? आगे बात समझ में। और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा कर्म धर्म क्या होता है बच्चों,
कि हमें पूछना है कि आपकी गैस पास हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना फिर इसका आंसर करना। द क्लाइंट इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट इज केयरिंग फॉर द केयर केयर विद मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा हु इज रिसीविंग द इंट्रावीनस हाइड्रेशन। कि एक पेशेंट है मल्टीपल माइलोमा का। सबसे पहली बात तो काफी बच्चों को यही पता नहीं होगा कि मल्टीपल माइलोमा क्या कंडीशन है, कि क्या बला है, कि मल्टीपल माइलोमा क्या बला है, ये क्या कलेश आ गया हमारे जी, कि ये क्या कलेश हमारे जी को पैदा हो गया, कि क्या कंडीशन आ गई। एंड हु इज रिसीविंग, समझो इस बात को कि पेशेंट आपके पास मल्टीपल माइलोमा का है, उसको वो रिसीव कर रहा है इंट्रावीनस हाइड्रेशन। इंट्रावीनस हाइड्रेशन का मतलब क्या है, इंट्रावीनस हाइड्रेशन का मतलब, ये तो बहुत बड़ी बात होगी बच्चों के लिए, नहीं। इंट्रावीनस हाइड्रेशन का मतलब है आईवी फ्लूइड, समझ में आई। आईवी फ्लूइड पेशेंट ले रहा है 100 ml पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, कि 1 घंटे में उसको 100 ml जाना है। विच फाइंडिंग इंडिकेट द पॉजिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट, कि आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि जो पॉजिटिव वे में जा रहा है। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। किसको समझना पड़ेगा, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। देखो, मैं अगर आपसे यहाँ पे कहूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीपल माइलोमा क्या है, देखो मल्टीपल माइलोमा की अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो दो कंडीशंस में आपसे बात करता था। पहला पॉइंट कि मल्टीपल माइलोमा क्या होती है, इट इज ए मैलिग्नेंट proliferation, इट इज ए मैलिग्नेंट proliferation, किस चीज का, ऑफ प्लाज्मा सेल विद इन द बोन। आगे बात सुनना कि बोन के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं, बोन के साथ साथ जो प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं, उनका मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाना, मतलब कि कैंसरस कंडीशन की तरह टूटना। मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, कि कैंसरस कंडीशन की तरह टूटना। अब आपको पता है कि जब भी हमारी सेल्स टूटती हैं, जब भी हमारी सेल्स ब्रेक होती हैं, जब भी हमारी सेल्स क्या होती हैं बच्चों, ब्रेक होती हैं, तो ब्रेक की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, कि क्रिएटिनिन क्या क्या निकलता है वहां से, यूरिया निकलता है, ठीक है, क्रिएटिनिन निकलता है, ये सारी चीजें निकलती है नहीं निकलती हैं, कि सर क्या निकलता है, क्रिएटिनिन निकलता है, यूरिया निकलता है और कैल्शियम निकलता है। तो ये सारी कंडीशंस देखो, बॉन्ड टूटेगी तो कैल्शियम भी निकलेगा। तो ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, जैसे ही नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल कितना होता है क्रिएटिनिन का, कि सर लेस देन 1.2 ग्राम पर डीएल, ठीक है, यही होता है, नहीं होता है कि लेस देन 1.2 उसका क्या होता है, क्रिएटिनिन का लेवल होता है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात करता हूँ, क्रिएटिनिन लेवल आपने देख लिया, अब जब सेल्स टूटेंगी तो यूरिया, क्रिएटिनिन, कैल्शियम वगैरह सब बढ़ेगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में लेवल उनका बढ़ जाएगा। तो जब भी क्रिएटिनिन, यूरिया का लेवल बढ़ता है तो वो कैसा होता है, सपोज है जब ब्रेन टूटेगी, सॉरी हमारी सेल्स टूटेंगी, तो क्या हो जाएगा, उनका लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेवल। और जब भी लेवल देखने को मिलेगा तो ये हमारा रीनल फेलियर की कंडीशन में जिम्मेदार होता है, ये हमारे रीनल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये कैसा हो जाएगा, रीनल फेलियर कॉज कर सकता है। तो मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ये बात आपको पता लग गई कि मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट्स के अंदर क्या से होते हैं, रीनल फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। और तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, जब भी हमारा आप क्या कर रहे हो, देखो क्वेश्चन के ऊपर पूछना है, क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बताया गया कि 100 ml पर आवर की इसकी फ्लूइड देना है, तो विच फाइंडिंग इंडिकेट द पॉजिटिव रेस्पॉन्स। क्वेश्चन में बताया गया कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको ढूंढना है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान का पॉजिटिव रेस्पॉन्स। समझा, आपने ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो, ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो, 100 ml पर आवर की रफ्तार से आईवी फ्लूइड, मतलब कि इंट्रावीनस हाइड्रेशन आप दे रहे हो। तो इस कंडीशन के अंदर हमने क्या देखा, कि आप पेशेंट को ज्यादा फ्लूइड दे रहे हो ताकि वो यूरिन आउटपुट ज्यादा जाए, और अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और क्रिएटिनिन लेवल है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, इसीलिए दे रहे हो आप
वह जो ज़्यादा लेवल हुआ है उसको बहा के ले जाए, हमारा जो फ्लूइड है। तो अब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन के अंदर समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है ये बच्चों के अंदर, कि एक चीज़ तो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ी हुई है। सपोज़ दैट आपके पास आपके घर के अंदर मिट्टी है, ठीक है? ये आपका घर है और यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है? अब मिट्टी है, अब मिट्टी को आपको बाहर निकालना है, तो आपने क्या किया यहाँ से पानी डाल रहे हो, यहाँ से आप पानी डाल रहे हो, तो इस पानी को पानी पर्पस क्या है? पानी का पर्पस डालने का क्या है कि मिट्टी हमारी रिमूव हो जाए और हमारा जो है घर जो है क्लीन हो। यही पर्पस होता है और वो बाहर निकल जाए। ऐसा ही है ना? ऐसे ही एक इंसान की बॉडी है, एक इंसान की बॉडी है। अब बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। और जब भी यूरिया का लेवल बढ़ता है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, तो वो क्या काम करता है? रीनल फेलियर करने का काम करता है। क्या करता है? रीनल फेलियर या बॉडी में बहुत सारे अल्टरनेटिव चेंजेज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि इसके अंदर पानी डाल रहे हो, मतलब पानी के रूप में आप क्या दे रहे हो? आईवी फ्लूइड दे रहे हो पेशेंट को। और जब भी आप आईवी फ्लूइड दे रहे हो पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? उस कंडीशन के अंदर जो क्रिएटिनिन का लेवल होगा, जो यूरिया का लेवल होगा, वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? यूरिन आउटपुट के थ्रू बाहर निकल जाएगा और आपको यूरिया, क्रिएटिनिन का लेवल कैसा देखने को मिलेगा? नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। और जब भी नॉर्मल लेवल देखने को मिलेगा, तो आपके लिए खुशी की बात होगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात होगी। भई होगी या नहीं होगी? कि सर आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल बात होगी। तो क्रिएटिनिन का लेवल अगर नॉर्मल आपको देखने को मिलता है 0.1 मतलब सॉरी 1 एमजी पर डीएल, हमारा नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 1.2। वैसे तो अगर मैं आपको रेंज की बात करूँ तो 0.62 लेके 1.2 एमजी पर डीएल होता है। क्या होता है? एमजी पर डीएल होता है नहीं होता है? नॉर्मल लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि 1.2 के अंदर अंदर है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव रिस्पॉन्स होने के कारण ही हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन को समझना एक ट्रिक होती है, एक कला होती है। आपको समझना है, सिर्फ आपको आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो एकदम क्लियर होने चाहिए। और जिस दिन किसी बच्चे के अंदर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, 100% वो किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी तरीके से निकाल देगा। आगे बात सुन। अब देखो वेट इंक्रीज की यहाँ पे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि हमें तो फ्लूइड लॉस करना है पेशेंट का, हमें तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, आप एक तरफ से दे रहे हो, दूसरी तरफ से निकालने के पर्पस भी तो रख रहे हो, तो वेट लॉस का वेट गेन का तो या वेट इंक्रीज का तो कोई चांसेस यहाँ पे नहीं बनता है। डब्ल्यूबीसीज जो है वो काउंट नॉर्मल है। डब्ल्यूबीसीज का रोल होता है इन्फेक्शन के अंदर। जब भी हमारी डब्ल्यूबीसीज बढ़ती हैं, जब भी हमारी डब्ल्यूबीसीज बढ़ती है, इसका मतलब क्या बढ़ रही है? इन्फेक्शन हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, जब भी किसी की पेशेंट की बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन उसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि क्या होता है, सिंपल सी एक कहानी बताता हूँ मैं आपको कि वैसे तो हम परिवार में दो ही लोग हैं, वैसे तो हम परिवार में दो ही लोग हैं। एक कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जब हमारी लड़ाई होती है, तो हमारे रिश्तेदार भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास जुड़ जाते हैं, या फिर हम अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, 2 के 200 हो जाते हैं। किसी से हमारी लड़ाई होती है, हमारे घर में कोई घुस के आएगा, तो हम क्या करते हैं, हमारी संख्या को बढ़ा लेते हैं, 2 से 200 हो जाते हैं ना? तो जैसे ही आपके परिवार में, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लिक्ट करता है, कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो डब्ल्यूबीसीज हमारी क्या है? पहरेदार होती हैं। पहरेदार होती हैं मतलब लड़ाई झगड़े करने में एक्टिव रहती हैं, कि कोई भी हमारे घर में घुसेगा हम उसके टूट पड़ेंगे। तो ये क्या करती हैं भैया? ये अपनी उस इन्फेक्शन को भगाने के लिए, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं, इंक्रीज कर लेती हैं। और जब भी पेशेंट की बॉडी में इंक्रीज देखने को मिलती है, डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज देखने को मिलती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? कि इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर। इस बात का मतलब होता है नॉर्मल लेवल डब्ल्यूबीसीज का कितना होता है? नॉर्मल लेवल होता है भैया एक अडल्ट के अंदर 4 से लेके 11,000, 4 से लेके 11,000 तक नॉर्मल लेवल देखने को मिल जाता है एक अडल्ट के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? और तीसरा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेस्पिरेशंस ऑफ द 18 ब्रीथ पर मिनट, कि रेस्पिरेशन क्या है?
18-20 पर मिनट इज द नॉर्मल कंडीशन। अब आपको मुझे बताएंगे, काफी बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं कि सर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो कितना होता है, 16 से 24 होता है ना, होता है। गलत बात है, ये नहीं होता है कैसे। हमारे जो अपडेट है, हम जो अब पढ़ते हैं, जो हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर पढ़ते थे वो गलत बात थी। अभी जो हम पढ़ते हैं वो आपको बात समझनी है। अभी जो हम पढ़ते हैं वो कितना है, 12 से 20 बीट पर मिनट इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात आप सभी को? क्या मैं आप जो आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्लाइंट अराइव एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक बंदा आपके पास आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, एंड विद द अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी, मतलब जीआई ब्लीडिंग उसको हो रखी है, एंड इट इज अ मॉडर्न डिस्ट्रेस। पेशेंट क्या है, डिस्ट्रेस के अंदर आ गया है, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है, सारे वाइटल्स जो है उसके कैसे हो गए हैं, खराब हो चुके हैं, डिस्ट्रेस की कंडीशन में पेशेंट। ना प्रायोरिटी कंसर्न क्या होगा, प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा कि आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, नर्सिंग में नर्सिंग ऑफिसर हो, एम्स के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, उस कंडीशन के अंदर आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज आता है, तो आप उस मरीज को किस जरिए से देखते हो? आप सबसे पहले आपके अंदर क्या चीजें आनी चाहिए, समझे आपकी बात, कि आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखो ऑब्टेन द वाइटल साइंस, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, कोई मरीज आया, आपको ऑब्टेन द वाइटल साइंस, आस्क द क्लाइंट अबाउट द प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, की पूछना है कि कैसे हुआ, ये आपके साथ जो हुआ है वो कैसे हुआ है, ये बातें आपको पूछनी है। कंप्लीट द एब्डोमिनल फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट आपको करना है पूरा, नहीं हेड टू टो, मैं तो 2 घंटे का फिजिकल असेसमेंट करूंगा। और इंसर्ट द नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब एंड हेमिस्टेट द एमएसएस, कि जो उसके अंदर ब्लीडिंग है उसको निकाल देना है आपको बाहर, एक नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब डाल के। क्या आंसर होने वाला है यार? देखो ये ऐसे क्वेश्चंस को देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। देखो जब भी आपके पास इमरजेंसी के पेशेंट आता है, आप तो अज्यूम करो अपने आप को कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, एम्स ट्रॉमा के अंदर, ट्रॉमा सेंटर के अंदर मेरे साथ आप काम कर रहे हो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। आपको सबसे पहले, आपके पास स्ट्रेचर पे कोई पेशेंट आ रहा है भागता हुआ वहां से, उसके रिलेटिव्स को उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको पकड़ के ला रहे हैं, और उसको खून निकल रहा है बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा खून आ रहा है, ठीक है, खून आ रहा है। आप सबसे पहले क्या काम करोगे? देखो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, अगर एक्टिव ब्लीड है, अगर सपोज दैट कि एक्टिव ब्लीड वहां से हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, स्टॉप ब्लीडिंग बाय प्रेशर। अगर किसी पेशेंट को ब्लीड होता है, एक्टिव ब्लीड, तो उस पेशेंट को क्या करना है, उस पे प्रेशर लगा के उसको रोकने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, आगे बात समझ में, ये आपका प्रायोरिटी कंसर्न के बारे में बता रहा हूं मैं क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में हैंडल करना सिखा रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है। आपके पास, मैंने आपको बताया कि पेशेंट, देखो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं। आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा कि एक्टिव ब्लीड कर रहा है पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आप क्या करोगे, स्टॉप ब्लीडिंग करोगे सबसे पहले, या फिर आप वाइटल्स लोगे पेशेंट के, या हेड टू एग्जामिनेशन करोगे, या फिर पेशेंट से पूछोगे आपकी क्या हुआ था आपके साथ, क्यों ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो जा रही है, हो जा, पर आप ये सब पूछ रहे हो उससे, तो ऐसा नहीं करना है। प्रायोरिटी कंसर्न के अंदर आपको सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या करनी है, देखो दूसरी बात आपको, आपके पास एक पेशेंट आया जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है, डिस्ट्रेस कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पेशेंट को तकलीफ हो रही है सांस लेने के अंदर, आपके पास आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पकड़ते हुए, गला पकड़ते हुए आया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे कुछ क्या कहते हैं हम, पेशेंट क्या कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है, गैस्पिंग इन द सेंस कि रुक रुक के सांसें ले रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, वाइटल्स लोगे, पोजिशन दोगे, ऑक्सीजन लगाओगे,
या उससे पूछोगे? कॉमन सेंस यूज करो। वाइटल्स लेने का समय नहीं है। सबसे पहले उस पेशेंट की जान बचानी है। जान बचाने में जो ऑप्शन सही लगता है वो आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। कि भैया जिस चीज से उसको तकलीफ हो रही है उस चीज को खत्म करो पहले। भाई जिस चीज से तकलीफ हो रही है पेशेंट को उस चीज को खत्म करो। कि ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस ले। खून निकल रहा है, खून बंद कर दिया। आगे बात समझ में। आप क्वेश्चन में इसमें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है कि जीआई ब्लीडिंग हो रही है लेकिन मॉडरेट डिस्ट्रेस में पेशेंट। डिस्ट्रेस में नहीं हुआ है पूरा डिस्ट्रेस, सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन नहीं है यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट क्या हुआ है? माइल्ड टू मॉडरेट की डिस्ट्रेस की कंडीशन है। माइल्ड टू मॉडरेट डिस्ट्रेस है कंडीशन में। तो सबसे पहला काम देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना होता है। देखो सबसे पहली वाइटल साइंस की बात कर रहा है या फिर आस्क द क्लाइंट प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, क्या पूछोगे उससे कि क्या हुआ तेरे साथ, डिस्ट्रेस में पेशेंट जा रहा है, ये पूछोगे क्या आप? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना समय नहीं है। पेशेंट की जान बचानी है हमें। एंड कंप्लीट द एब्डोमिनल असेसमेंट, ये भी आप नहीं कर सकते हो। ये कब करते हो? जब ओपीडी में पेशेंट होता है, पेशेंट खुद चल के आ रहा है तो आप उसका असेसमेंट कर सकते हो, तो वो वाली बात अलग है। इंसर्ट इन नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब, क्या आप उसके अंदर नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब डालोगे? अब एक बात को ध्यान रखना, पहले ही पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग हो रखी है और आप क्या करते हो? उसके अंदर और ज्यादा पेनिट्रेट करके एनजी ट्यूब को और ब्लीडिंग कर सकते हो। इसीलिए हमें क्या करना है? ये भी नहीं करना है। सबसे पहला आंसर आपको यही करना है, ऑब्टेन द वाइटल साइंस। देखो मैं आपसे क्या चीजें कह रहा हूँ, क्या चीजें समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को टू ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही करेक्ट करना होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही करेक्ट करना होता है। आगे बस में तो उस चीज को ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आपके पास आपको क्या करना है? ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए पेशेंट के वाइटल साइंस क्यों देखने हैं? वाइटल साइंस के अंदर सबसे पहली चीज होती है बीपी। बीपी हमें देखना है पेशेंट का कि पेशेंट हाइपोवोलिक शॉक के अंदर तो नहीं है। भाई ब्लीडिंग होगी, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो वो पेशेंट कहाँ जा सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। जा सकता है, नहीं जा सकता है कि उसका बीपी लो हो सकता है। अगर बीपी लो होता है तो क्या हो सकता है पेशेंट को? पल्स रेट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इंक्रीज होती है। ये तो हमने फिनोमेना सभी को पता होगा कि जैसे ही बीपी कम होता है तो हमारी जो बॉडी है वो कंपनसेट करने के लिए क्या करती है? फास्ट फास्ट हमारी क्या कर देती है? फास्ट फास्ट हमारे सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। जब सर्कुलेशन फास्ट फास्ट बढ़ेगा तो हमारा टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। कभी भी पेशेंट को देखना, जब भी बीपी फॉल होता है तो पेशेंट को टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। आगे बात समझ में। और जब भी बॉडी के अंदर बीपी ज्यादा होता है तो पल्स रेट कम देखने को मिलती है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। आगे बात समझ में। बहुत बढ़िया। तो हाइपोवोलेमिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। सबसे पहले आपने वाइटल साइन चेक करने हैं। अगर उसका बीपी कम है तो उसको नॉर एड्रेनलिन वगैरह देना होता है, मतलब कि एनोट्रोपिक सपोर्ट्स आपको देनी होती है पेशेंट के बीपी बढ़ाने के लिए। आपको आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं ताकि पेशेंट के अंदर जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए और बीपी का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिले, जो पेशेंट का सेटल डाउन है वो आपको देखने को मिले। तो किसी भी चीज को समझने के लिए आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत मायने रखती है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि देखो ये चीजें जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आप कर रहे हो, इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग चीज़ें होती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि समझने वाली चीज़ें होती हैं। एक आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप 100% इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत बढ़िया, जिसका भी ए आंसर है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखते हैं। टू इंक्रीज द मेडिकेशन इफेक्टिवनेस, टू इंक्रीज द मेडिकेशन इफेक्टिवनेस मतलब मेडिकेशन की इफेक्टिवनेस को हमें बढ़ाना है। मेडिकेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट एंड टेकिंग द वाइसाकोडिल, वाइसाकोडिल और या फिर हम कह सकते हैं डल्कोफ्लैक्स। वाइसाकोडिल तो नाम बहुत कम यूज होता है, डल्कोफ्लैक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड टू टेकन द मेडिकेशन, कि भैया मेडिकेशन जो डल्कोफ्लैक्स होती है उसको, डल्कोफ्लैक्स जो होती है उसकी इफेक्टिवनेस को हमें बढ़ाना है। और जब भी हमें किसी पेशेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें सही रूट देनी होती है, सही डोज देनी होती है और सही उसको जैसे हम कह सकते हैं ना कि बहुत सारे राइट्स होते हैं रूट्स के, तो उन चीज़ों को हमें अपनाना होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। आगे बात समझ में?
देखो, सबसे पहले आपको बस इस मेडिकेशन के नाम के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखो, अगर मैं आपसे डल्कोलेक्स की बात करता हूँ, तो डल्कोलेक्स एक टाइप की कैसी होती है? इट इज ए टाइप ऑफ लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब समझ रहे हो? लैक्सेटिव कैसी होती हैं? लैक्टुलोज, लैक्सेटिव्स, लैसिक्स, सुने आपने? सुने? टल्कोफ्लैक्स क्या काम करती है? लैक्सेटिव का काम करती है, लेसिक्स का काम करती है। लेसिक्स का मतलब क्या होता है कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है। तो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें डल्कोलेक्स लेनी होती है, और डल्कोलेक्स को लेने लैक्टुलोज होता है, एक होता है लैक्टुलोज, एक तो होते हैं लेसिक्स होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें होती हैं, एक होता है लेसिक्स और एक होता है लैक्टुलोज। लेसिक्स जो होते हैं यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं, ठीक है? यूरिन आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड का आपने नाम सुना होगा। फ्रूसेमाइड जो होती है वो एक क्या होती है, हमारी यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है, लेसिक्स होते हैं, ठीक है? एक होती है लैक्सेटिव, लैक्सेटिव को हम लैक्टुलोज के नाम से जाना जाता है। या फिर हम कह सकते हैं डल्कोलेक्स जो होती है वो लैक्सेटिव होती है। लैक्सेटिव का मतलब स्टूल पास करने में समर्थ, जैसे किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, या हम कह सकते हैं किसी पेशेंट को कब्ज बहुत ज्यादा हो रही है, स्टूल पास 2-3 दिन से नहीं किया है, उन पेशेंट को हम क्या देते हैं? लैक्सेटिव्स देते हैं। आगे बात सुन में, लैक्सेटिव्स देते हैं, लैक्टुलोज देते हैं, उस पेशेंट को हम क्या देते हैं? लैक्सेटिव्स देते हैं और डल्कोलेक्स देते हैं। आगे बात समझ में? तो उन पेशेंट के अंदर इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमें सही टाइम का, सही रूट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डल्कोलेक्स को हम किस रूट से देते हैं और क्या करते हैं। देख, आपको क्या करना है कि आपको अगर मोस्ट रैपिड इफेक्ट चाहिए, मोस्ट मोस्ट रैपिड अगर इफेक्ट चाहिए, तो आपको क्या करनी होती है पेशेंट को? ये जो देनी होती है वो कैसी देनी होती है? एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक आपको देनी होती है, ठीक है? और जब भी आप इस चीज को एम्प्टी स्टमक देते हो तो इसका कैसा होता है? इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। हाँ, क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज, अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक देते हो, डल्कोलेक्स को अगर आप एम्प्टी स्टमक देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज इफेक्ट देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन में आया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है? अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आ गया है कि आपको उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं दिया गया है ऑन एम्प्टी स्टमक। अब इसके अंदर क्या दिया गया है कि आपको इसको बेड टाइम देते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि एम्प्टी स्टमक देना है हमें। क्या देना है? एम्प्टी स्टमक देना है, ऑन द एम्प्टी स्टमक देना है। अगर आप इस चीज को बेड टाइम देते हो, अगर आप इसको बेड टाइम देते हो, तो लैक्टुलोज तो क्या काम करता है बच्चों? सोते टाइम, किसी आपने किसी पेशेंट को सोते टाइम लैक्टुलोज दे दी, ठीक है? तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? स्टूल पास करने उसको रात में जाना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? रात में जाना पड़ेगा, तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? इसको मॉर्निंग में, सुबह क्या करना पड़ता है? एम्प्टी स्टमक देना पड़ता है, ताकि 10 से 15 मिनट के अंदर क्या हो सके? वो फ्रेश हो सके, उसका कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीव हो सके। इसीलिए हम इसको बेड टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेंसोरियम, जो हमारा, जो जो हम कह सकते हैं ना, जो हमारी रिदम होती है, जो हमारी रिदम होती है सोने की, उठने की, जागने की, वो खराब हो जाती है। आगे बात समझ में? आप इसको क्या नहीं दे सकते हो? इसको ये नहीं है कि आपने ग्लास ऑफ मिल्क वाटर के साथ दे दिया। मिल्क के साथ नहीं देना है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, या इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। लार्ज मील के साथ भी क्या हो जाता है? कम आपको देखने को, इसका इफेक्ट जो है वो कम देखने को मिलता है। अगर, और जब भी पेशेंट लैक्सेटिव लेते हैं, जब भी पेशेंट लैक्सेटिव लेते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? जब भी पेशेंट्स क्या लेते हैं? लैक्सेटिव्स लेते हैं, तो आपको फ्लूइड और हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
देखो, मैं आपको बता देता हूँ। Laxative needs to increase fluid intake to prevent dehydration। कि आपको क्या करना है? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है। आपको जभी भी आप लैक्सेटिव्स ले रहे हो, जब भी आप क्या कर रहे हो, लैक्सेटिव्स ले रहे हो, तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या करना है? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या देखो, नर्स प्रोवाइड द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। ए नर्स क्या कर रही है? डिस्चार्ज दे रही है पेशेंट को, तो उसके अंदर क्या कर रही है? हाँ, a nurse is provide the discharge instructions to the client and with a testicular cancer and who had testicular surgery, the nurse tell the client। क्या क्या नर्स क्लाइंट को बताएगी? सबसे पहला ऑप्शन, टू अवॉइड द ड्रिंकिंग, टू अवॉइड द ड्राइविंग ए कार फॉर द 8 वीक्स, की आपको 8 वीक्स तक कार नहीं चलानी है, कि कार की सीट पे आपको सिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए आपको 8 वीक्स तक कार नहीं चलानी है। नॉट टू बी फिटेड फॉर ए प्रोसेस एट द 6 मंथ्स, की आपको कोई भी ऐसा प्रोसेस यूज नहीं करना है 6 मंथ्स तक। एंड टू अवॉइड सिटिंग द लॉन्ग पीरियड्स एटलीस्ट 6 मंथ्स, की आपको 6 महीने तक कोई भी ऐसी लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है कि आप 5-6 घंटे लगातार बैठे हुए हो। To report any elevation in the temperature of physician to the physician, कि आपका अगर कोई फीवर आता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है पेशेंट हमारे डॉक्टर को। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर आपका रहने वाला है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखो, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करता हूं। देखो, जब भी टेस्टिकुलर कैंसर होता है पेशेंट को, आपके पास एक कोई मरीज है जिसको टेस्टिकुलर कैंसर है, उसकी सर्जरी हो चुकी है। क्या हो गई है? उसकी सर्जरी हो चुकी है। जब सर्जरी के बाद सबसे इफेक्टिव जो चीजें होती हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो आपको प्रायोरिटी कंसर्न पे चीजें होती हैं, वो इन्फेक्शन की होती हैं। और इन्फेक्शन होगा तो आपको कौन-कौन सी कंडीशंस देखने को मिलेगी? कि आपको फीवर आएगा, आपको सर्दी लगेगी, चिल्स आपको देखने को मिलेगा, एंड आपका रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ सकती है। इन्फेक्शन जब भी होता है, सर्जरी के बाद क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप अनहाइजीनिक तरीके से, अनस्टेराइल तरीके से यूज़ कर रहे हो अपने हाथों को, खाना आप अनहाइजीनिक तरीके से खा रहे हो, अनहाइजीनिक का मतलब हाथ धो के खाना नहीं खा रहे हो, ड्रेसिंग भी कर रहे हो तो हाथ धो के नहीं कर रहे हो, अनस्टेराइल तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हो, ठीक है? तो उस चीज़ों को आपको क्या करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है। सर्जरी के बाद किसी भी सर्जरी कर लो, किसी भी चीज़ की। सर्जरी के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप कौन सी होती है प्यारे बच्चों? कौन सी होती है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारी कंडीशंस खराब हो सकती है। तो आपको कौन कौन साइन देखने को मिलेंगे? फीवर एंड चिल्स, रेडनेस उस पर एरिया देखने को, डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। पस का जो डिस्चार्ज होता है वहां से आपको देखने को मिल सकता है। और जब भी ऐसा होता है तुरंत आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म टू फिजिशियन। इन्फॉर्म टू फिजिशियन, कि फिजिशियन को आपने इन्फॉर्म करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? फोर्थ ऑप्शन। कहाँ लिखा हुआ है? फोर्थ ऑप्शन के अंदर। तो इज द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कभी भी अगर ऐसा होता है टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर, आपको टेस्टिकुलर कैंसर की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको बस ऐसी बात कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है कि रिसेंट कोई सर्जरी से कोई बंदा आया है और उसको फीवर या चिल्स कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है उसको इन्फेक्शन हो गया है। आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है। डॉक्टर क्या काम करेगा? डॉक्टर क्या काम करेगा बच्चों? इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर क्या काम करेगा? सैंड कल्चर, कल्चर सेंड करेगा। स्पुटम कल्चर कर सकता है, ब्लड कल्चर कर सकता है,
और यूरिन कल्चर कर सकता है। ये तीनों के तीनों कल्चर्स जो हैं वो रूटीनली भेजे जाते हैं। रूटीनली मतलब जिस पेशेंट को फीवर आता है, उन पेशेंट के भेजे जाते हैं हमारे आईसीयू के अंदर। तो यही दिल्ली एम्स के अंदर प्रोटोकॉल है और यही सारी चीज़ें भेजी जाती हैं। और जब ये चीज़ें भेजी जाती हैं, इनकी रिपोर्ट आती है 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर इनकी रिपोर्ट देखने को मिलती है। और जब रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर पता लगता है कि कौन-सा बैक्टीरिया पनप रहा है। ज़्यादातर जो होता है वो क्लैप्सिला होता है। कौन-सा होता है? क्लैप्सिला बैक्टीरिया ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जब भी क्लैप्सिला होता है तो हम पॉली भी देते हैं, पॉलीमिक्सिन भी। तो एंटीबायोटिक्स होती है वो चेंज करनी होती है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया। ये थोड़ी-सी हाई लेवल की बात है, आपको सही समझने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जब भी फीवर आएगा तो आपको इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद डॉक्टर क्या कहेगा आपसे, वो बात आपको फॉलो करनी है। आगे बात समझ में? चलें? बहुत बढ़िया। लाइट जा चुकी है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। कुछ सिस्टम जो है वो हैंग हो जाएगा कुछ देर में, डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए, 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 हम कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। लाइट चली गई थी। आई एम सो सॉरी उसके लिए। और वापस से आ भी गई है, थैंक यू। चलिए, तो हमने देखा कि इन्फेक्शन का डर सबसे ज़्यादा होता है और इन चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और जब भी टेस्टिकुलर कैंसर होता है कंडीशन के अंदर, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, जब भी टेस्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं, क्या करते हैं? टेस्टिकुलर सेल्फ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कब करना चाहिए? टेस्टिकुलर सेल्फ एग्ज़ामिनेशन मंथली करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंथली करना चाहिए। अब मंथली में क्या करना चाहिए कि जब भी आप नेक्स्ट मंथ में करोगे तो सेम डेट पे करना है। मंथली एंड सेम डेट पे आपको करना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि पेशेंट को किसी भी सर्जरी के बाद फीवर नहीं आना है। अगर फीवर आता है तो इन्फॉर्म करना है। आगे मेरी बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? A nurse is admitting a client with the diagnosis of the hypothyroidism। क्वेश्चन है हाइपोथायराइडिज्म का एंड टू द हॉस्पिटल। क्वेश्चन है हाइपोथायराइडिज्म का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म शायद मैंने क्लासेस ली हुई हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं पूरी क्लासेस। ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन, हमारे पास एक नर्स है जो क्या काम कर रही है, एडमिट है। नर्स इज एडमिटिंग क्लाइंट क्लाइंट एक एडमिट है जो कि क्या कर रही है, उसको देख रेख कर रही है। डायग्नोसिस है उसका हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। अब हाइपोथायराइडिज्म का मतलब सभी पता होगा कि थायराइड का जो लेवल होता है, थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं, उसका लेवल कैसा हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। और हाइपर का मतलब ज्यादा होना। The nurse perform the which of the following that will provide data related diagnosis। डेटा रिलेटेड डायग्नोसिस आपको क्या करना है? इंस्पेक्ट द फेशियल फ्रैक्चर, कि क्या देखने को मिलता है, फेशियल फ्रैक्चर्स आपको देखने को मिले, ठीक है। एंड ऑस्कल्टेट द लंग साउंड एंड ऑस्कल्टेट, आप लंग साउंड को ऑस्कल्टेट कर रहे हो। प्रेसिक्यूस द थायराइड ग्लैंड एंड असिस्ट द क्लाइंट्स एबिलिटी टू एम्बुलेट, कि आप उस पेशेंट की, क्लाइंट की एक्टिविटीज को असिस्ट करोगे। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर रहने वाला है? फटाफट से बच्चों आंसर करेंगे इस चीज का। देखो, आप चीजों को समझना। हाइपोथायराइडिज्म, दो चीजें बताऊंगा। देखो, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो T4 का लेवल होता है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन TSH का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। कभी भी इस बात का ध्यान रखना
इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर तो टीएसएच का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। टीएसएच जो होता है वो रिलीज कहाँ से होता है? टीएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला कौन सा हार्मोन है? टीएसएच। कौन सा हार्मोन है? टीएसएच। टीएसएच कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच निकलता है। टीएसएच क्या काम करता है? हमारी थायराइड ग्लैंड पे जाता है, जो कि गले के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वहां से क्या करता है? T3 एंड T4 का रिलीज करवाता है। ये क्या कहता है कि भैया T3 एंड T3 का रिलीज करो। ठीक है, ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। अब जब भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है, जब भी किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि T3 एंड T4 की वैल्यू कम होती है, तो क्या होगा? मैसेज जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। मैसेज जाएगा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भैया टीएसएच ज्यादा रिलीज करो। T4 और T3 की क्या हो गई है? वैल्यू कम हो गई है। और जब क्या करेगा, हमारा जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी आप ब्लड सैंपल लेके देखोगे तो आपको T3 का लेवल कम देखने को मिलेगा, जबकि टीएसएच का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो टीएसएच का लेवल इसीलिए बड़ा देखने को मिलता है ड्यू टू द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, इस वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके जो हम जो इंपॉर्टेंट अब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं, तो इंपॉर्टेंट इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उस चीजों को मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सारी चीजें हैं हाइपो और हाइपो के अंदर, लेकिन मैं आपको सिर्फ हाइपो के बारे में बताऊंगा। हाइपो के अंदर सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलती है, पेशेंट कैसा होता है? लेथार्जी, थका थका पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। हाइपोथायराइडिज्म वाला जो पेशेंट होगा ना, वो एकदम थका होगा। ठीक है, एंड फटीग देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। एंड मसल एक एक का मतलब होता है पेन। मसल्स के अंदर पेन देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, है ना? और वेट गेन देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर वेट गेन देखने को मिलता है या वेट लॉस देखने को मिलता है, जबकि वैसे अगर हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो क्या होगा कि सर हाइपो है तो कमी होगा तो वेट भी कमी होगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है कि हाइपो वाले पेशेंट के अंदर वेट लॉस होता है, वे सॉरी वेट गेन होता है। आगे बात समझ में, उनके अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, और इसको बहुत ज्यादा ठंड से ये नहीं सह सकते, मतलब इंटॉलरेंस टू कोल्ड हम कह सकते हैं। इंटो टू कोल्ड कि ये बहुत ज्यादा ठंड नहीं सह सकते। क्या नहीं सह सकते? बहुत ज्यादा ठंड नहीं सह सकते। इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगी वो डिस्टर्बेंसेस होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वेट गेन का जो हम कह सकते हैं जो पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपो एंड हाइपोथायराइडिज्म को अच्छे से पढ़ें। मैंने शायद पढ़ा रखा है, आप वहां जाके देखें आज चैनल पे। और अगर होगा तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। देखो, आप क्या करोगे? थायराइड ग्लैंड को प्रिस्क्रिब नहीं कर सकते हो, क्लाइंट की एबिलिटी को आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या है? मसल वीकनेस हो गई है। जब भी मसल वीकनेस होती है पेशेंट के अंदर, तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि अगर आपने उसकी एबिलिटी को चेक करने की कोशिश करी तो वो पेशेंट गिर जाएगा। और गिर जाएगा तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आप पेशेंट की? पेशेंट कैसा हो जाएगा? गिर जाएगा तो चोट लग सकती है। लंग साउंड को ऑस्कल्टेट करने का कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्ट द फेशियल फीचर्स। फेशियल फीचर्स क्या हो जाएंगे? इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे आपको। ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, हेयर लॉस देखने को मिलेगा, और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा इसके अंदर। अगर आप
अपने फेशियल फीचर्स को देखोगे तो सुकड़ा ऐसा सूजा हुआ मुंह देखने को मिलेगा। वेट गेन होगा तो पेशेंट का सूजा हुआ मुंह देखने को मिलेगा, मोटा मुंह देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? तो यही सारे चीजें जो आपको हैं वो देखनी पड़ेंगी और हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर देखी जाती है। आगे बात समझ में? इसका जस्ट हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर होता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्लाइंट टेकिंग द लिथियम कार्बोनेट, एक पेशेंट के पास लिथियम कार्बोनेट ले रहा है एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। भाई एक पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है, लिथियम कार्बोनेट का यूज कर रहा है और लिथियम कार्बोनेट को यूज करने के बाद उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर यूज की जाती है। लिथियम कहाँ यूज की जाती है? एक क्वेश्चन तो ये बनता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? मेनिया एंड डिप्रेशन, मेनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है। अब मेनिया एंड डिप्रेशन के अंदर क्या देखी जाती है? बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर कौन सी चीज देखी जाती है? लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है। आगे बस तो which assessment question should be nurse ask the client to determine the signs of early lithium toxicity? क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन के अंदर समझना आपको इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, मैं आपसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं लिथियम को दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने लिथियम की क्लास बहुत अच्छे से बताई हुई है। इंपॉर्टेंट है मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिथियम से हमेशा हर एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, छोटा सा टॉपिक है, आपको जाके देखना है, चैनल पे पड़ा हुआ है। हाई हील टॉपिक्स के अंदर जाओगे आप प्लेलिस्ट के अंदर तो वो पड़ा हुआ है और 1 घंटे का लेक्चर है। बहुत ही इजी वे में समझाया है, जितनी भी टॉपिक्स वहां से बनते हैं, जितनी भी पॉइंट्स उसके बनते हैं, सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं, सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं और पॉइंट टू पॉइंट बताए। बहुत इजी वे लैंग्वेज में मैंने समझाया। प्लीज जाके देखें कैसी कंडीशन है, क्या चीजें लिथियम के अंदर देखी जाती हैं। देखो लिथियम की बात करूं तो लिथियम के अंदर सबसे पहला जो कंडीशन देखी जाती है वो कौन सी होती है? टॉक्सिटी की अगर मैं बात करूं आपसे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नॉजिया वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। नौजिया वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। लिथियम का काफी बार इसकी हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लेवल की बात करी गई है तो नॉर्मल लेवल कितना होता है? लेस देन 1.2 mg पर डे होता है, ग्राम पर डे होता है। इसका कंफर्म नहीं है, इसको कंफर्म कर लेना। बाकी लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम को समझना इंपॉर्टेंट है, लिथियम को जाके प्लीज देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या है, नोजिया वॉमिटिंग इसका अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज देखो, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, एक्सपीरियंस विद एनी नोजिया। इसके अंदर हमें हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है। देखो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने ज्यादा पानी पिया तो लिथियम की कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपने सपोज दैट आपने डॉक्टर को बोला कि आपको पानी खूब पीना है लेकिन आपने ज्यादा पी लिया तो क्या होगा? ये लॉस हो जाएगी ना। अगर आपने कम पानी पिया तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। तो इसीलिए आपको 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना ही पीना है। 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको पर डे, जब भी आप लिथियम ले रहे हो तो आपको पीना ही पीना है। और जब भी ऐसा करते हो तो कोई इश्यू नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म और लिथियम वाले टॉपिक्स आप जाके जरूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। इनको पढ़ के बिना अगर आप जाओगे तो गलती होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कॉल करें, मैसेज करें हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे। आप सभी को पता है हमारे सपोर्टिव नंबर्स जो हैं, और सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह के कोई डाउट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।